हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट 2019 का क्लास 1 to 5 का यूथ पब्लिकेशन सीडीपी पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, बच्चों के जो अनुभव हैं उनको हम सबसे ज़्यादा प्रमुखता देंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी खुद की अवधारणाएं होती हैं, उनको ही पहले प्रमुखता देना होता है और फिर उनको समझाना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं? संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के सन्निहित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो बच्चा जो अवधारणाएं बना रहा है तो हमें उसके प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ताकि जो उनके पूर्व निर्मित गलत अवधारणाएं हैं उनमें हम परिवर्तन कर सकें और परिमार्जन किया जा सके। ठीक है, एकदम से उसको सही नहीं ठहरा देना है, उसके प्रमाण देने हैं आपको कि वो सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा खत्म हो जाती है। पुरस्कार और दंड पर बच्चों को निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसमें उनके लिए आंतरिक जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, अगर उसको पुरस्कार और दंड नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, आगे सीखेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से नंबर बी सही है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, ना कि निष्क्रिय वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब बच्चा सक्रिय होगा तभी तो वो सीख पाएगा, निष्क्रिय होगा तो वो कैसे सीखेगा? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसमें बच्चों जो इनकी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने आसपास की चीज़ों से देखते हैं, आसपास के वातावरण से सीखते हैं, तो उनके लिए एग्जाम्पल्स वही अच्छे होते हैं जो उनसे उनके जो अनुभव हैं उनको रिलेट करें, उनसे अपने अनुभवों से वो उस उदाहरण को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसके लिए बच्चों के सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके बच्चों के सामने ऐसी समस्या का वातावरण हमें निर्माण करना चाहिए जिसमें उनके सक्रिय रूप से समाधान खोजने के अवसर प्राप्त हों। ओके, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसमें शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए पॉजिटिव वे में हमें जाना चाहिए, तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। इससे अलग देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री, ये सारी चीज़ें भी बच्चों के सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक जो हैं वो बच्चों की अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो वो उसकी अवधारणाओं, चाहे जितनी भी कठिन उसकी अवधारणाएं हैं, उसको ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही उसमें खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिक विभिन्नताओं की प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है उसी के अनुरूप उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक व चारित्रिक विकास होता है। तो इन दोनों की जो पारस्परिक अंतर्क्रिया के कारण ही जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक कौन सा होता है? परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य। और द्वितीयक कौन सा होता है? विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में किससे में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जटिल होता है? तो शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसका जो एज लिमिट है वो आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था की एज लिमिट जन्म से 3 वर्ष होती है, और जो बाल्यावस्था है, प्राथमिक बाल्यावस्था, उसकी 6 से 9 वर्ष होती है। तो इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? तो बायस्ड बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लड़का लड़की समझकर उनको नहीं पढ़ाएंगे, आप उनको एक स्टूडेंट समझकर पढ़ाएंगे। तो इसका जो जेंडर बायस है, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका ही उदाहरण है। आपको लैंगिक समानता पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। हमें बच्चों के बीच में बैठकर उनको बताना होगा कि सभी एक समान हैं। ठीक है, उनकी अवधारणाएं जो हैं उसको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ये हमारे कौन है? लेव वाइगोत्स्की। सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था ही वो अवस्था होती है जिसमें जो हमारा बच्चा होता है वो 6 से 9 एज में भाषा पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना होता है, जिसमें वो ज़्यादा शब्दों को सीख सकता है और उनको मतलब बोल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ये थोड़ा सा इसके ऑप्शंस जो हैं वो गलत आ गए हैं, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये है हमारे कोलबर्ग के 3 ऑप्शंस होते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, अपरंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 लेवल होते हैं इनके, उन सभी के 2 स्टेजेस होती हैं। तो ये देख लीजिए, पूर्व परंपरागत स्तर की क्या होती है? दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखता अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता अभिविन्यास। परंपरागत स्तर के लिए परस्पर एकरूप अभिविन्यास, अधिकार संरक्षण अभिविन्यास। और उत्तर परंपरागत स्तर के लिए सामाजिक अनुबंध विधि एवं सम्मत अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये इसके जो कोलबर्ग हैं उनका ये सिद्धांत है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो उसके ऑप्शन देखिए, संरक्षण, कक्षा समावेशन। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जिसकी समयावधि क्या होती है? 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चों के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित होते हैं: संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, कक्षा समावेशन एवं वर्गीकरण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे से रिलेटेड इसमें एक ही वर्ड है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? एक पॉकेट टाइप का होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन बच्चे की कलेक्ट होती है। नेक्स्ट है, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता होती है उसको वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो जो बच्चा अपने आप से ही बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता।
वो अपने आप से ही बातें किए जा रहा है, ठीक है। अब अगर बच्चा अपने मन में बातें करता है तो उसको क्या कहेंगे हम, आत्मभाषा, आत्म केंद्रित वार्ता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये स्कैफोल्डिंग होता है। पाढ़ ढांचा और भी कुछ हिंदी के वर्ड्स अलग आ सकते हैं, तो आप स्कैफोल्डिंग से याद करना कि जब बच्चा किसी समस्या में पड़ता है तो उसको जो ज़रा सी हेल्प दी जाती है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो सहयोग प्रदान किया जाता है उसको हम स्कैफोल्डिंग, पाढ़ ढांचा ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करती है, वो एक से ज़्यादा समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं जो कि सही होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो रूही कैसी है, सृजनात्मक विचारक है, क्रिएटिव थिंकर है, वो एक से ज़्यादा मतलब जो समाधान है उनको सोच पा रही है, समझ पा रही है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए आकलन का, ठीक है। ये पता लगाया जा सके कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें वे कितना सीखे हैं, और जो सीखे हैं उनमें कितनी स्पष्टता है, वो ठीक से उस चीज़ को समझ भी पाए हैं या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, यह बुद्धि के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैफल्य क्या होता है, आप सभी बहुत ईजिली जानते होंगे कि धारा प्रवाह पढ़ने, ठीक है। डिस्लेक्सिया किससे रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है। पढ़ने में कठिनाई होती है उसको हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं, यानी कि पठन वैफल्य बोलते हैं। तो इसके कुछ लक्षण इन्होंने एक्सप्लेन किए गए हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होता है, बच्चों को उल्टा या अक्षरों के क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना आदि। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 100, ठीक है, क्या लिखा है, 100 लिखा है, तो बच्चा उसको क्या पढ़ेगा, बच्चा पढ़ सकता है उसको वॉज। तो ये जो इधर उधर अक्षर हो गए हैं ये भी पठन वैफल्य हैं, डिस्लेक्सिया हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्योंकि जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी होते हैं वो इतना इजी वे में नहीं समझ पाते हैं कि आप उनको नॉर्मल वे में बोलेंगे और वो समझ जाएंगे। तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, स्पेशल तरीके से उनको समझाना चाहिए जिस तरह से वो समझ पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा कौन सी होती है, सबसे पहले आप ये बताइए। समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें एक विशिष्ट बच्चा भी बैठा हो, एक सामान्य बच्चा भी बैठा हो, मतलब अलग अलग तरह के बच्चों की एक समावेशी कक्षा होती है। तो उसमें शिक्षक को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शैक्षिक योजनाओं को कैसा करना चाहिए, सक्रिय रूप से, कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ऑप्शन समझ में आए होंगे। आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराती रहूँगी। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।